साथियों नमस्कार। साथियों, एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चित है आजकल के यूरोप में फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है। यानी कि यूरोप में जितने भी किसान लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, अपने ट्रैक्टर्स लेकर के, अपनी मशीनें लेकर के सड़कों पर आ गए हैं और सड़कों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। सरकारी संपत्ति को आग लगा रहे हैं, पुलिस के साथ मुठभेड़ कर रहे हैं और बुरी तरह से वहाँ की इकोनॉमी को प्रभावित कर रहे हैं। ये देखिए, वाई फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग, ये इस तरह से इन्होंने अपने ट्रैक्टर सड़कों पर लगा दिए हैं और सड़कों को जाम कर दिया है। पूरी तरह से बिल्कुल मामला ऐसा कर दिया है कि यूरोप हिल भी नहीं सकता इस वक्त। और इतना ही नहीं, कई जगह तो आगजनी कर दी है। ये देखिए, ये देखिए, पुलिस की संपत्ति में, सरकारी संपत्ति में आग लगा दी है। ये फ्रांस का मामला है, फ्रांस का। फ्रांस जैसे देश में ये सब हो रहा है, लेकिन यूरोप की ये बातें दुनिया के सामने नहीं आती। यूरोप वाले बड़े चालाक हैं, यूरोप वाले बहुत चालाक हैं। वो अपनी खबरों को दुनिया के सामने नहीं आने देते क्योंकि बदनाम हो जाएंगे। लेकिन दुनिया में अगर कहीं छोटे से भी देश में हल्का सा पत्ता भी हिल रहा होगा तो उसको बहुत बड़ा बना के पेश करते हैं कि देखो यहां ऐसा हो रहा है, मानव के साथ गलत हो रहा है, किसानों के साथ गलत हो रहा है, फलाने धर्म के साथ गलत हो रहा है। सबके मसीहा बनते हैं यूरोप वाले और अमेरिका, ये दोनों। लेकिन अपने यहाँ कुछ हो रहा होगा तो दुनिया के सामने नहीं आने देंगे। वो तो अच्छा है कि हम लोग इंटरनेट की वजह से वेबसाइट वगैरह देखते रहते हैं तो पता चल जाता है, वरना किसी को भनक भी नहीं होगी कि यूरोप जल रहा है। अब ये फार्मर का प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है? इसका कारण है, यूरोप वाले फार्मर लोगों को, किसान लोगों को कुछ सब्सिडी दिया करते थे, पैसे में या वित्तीय सहायता देते थे, रियायत देते थे, जिससे फार्मर का काम चलता था। इन्होंने ये सब्सिडी एकदम से बंद कर दी है, पैसे में काफी कटौती कर दी है। इस वजह से किसान लोग नाराज हैं और सड़कों पर आ गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन पैसे में कटौती करी क्यों है? पैसे में कटौती इसलिए करी है क्योंकि उन लोगों के पास अब पैसा कम बचा है, यूरोप के पास। पैसा कम क्यों बचा है, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, जो ये यूरोप आपको दिख रहा है, ये बनता है दुनिया का मसीहा। हम ह्यूमन राइट्स की परवाह करते हैं, हमारे लिए ह्यूमन राइट जरूरी हैं। हम किसी इंसान को दुख नहीं देख सकते, हम किसी इंसान को परेशान नहीं देख सकते। जो भी विस्थापित है, जो भी युद्ध से परेशान है, जिसके साथ भी बर्बरता हो रही है, क्रूरता हो रही है, वो हमारे देश में आ जाए, हम उसे पनाह दे देंगे। ठीक है साहब, आ जाएंगे आपके देश में। इन्होंने ऐसा कहा और इनके साथ एक खेल हो गया। खेल इनके साथ ऐसा हुआ कि देखो, लंबे समय से ये पूरा जो वेस्ट एशिया आपको दिख रहा है ना, अरब कंट्रीज, यहां पर कोई ना कोई ऊधम होता रहता है। कभी इराक और कुवैत लड़ रहे हैं, कभी सीरिया में बमबारी हो रही है, कभी कोई एक देश लड़ रहा है, कभी फिलिस्तीन में हो रही है, कभी जॉर्डन में हो रही है, कभी लेबनान में हो रही है। ये कोई ना कोई आपस में लड़ता ही रहेगा, हमेशा आप तक वो देखने को मिलेगा। लेकिन जब विशेष तौर पे गल्फ वॉर हो रहा था, यहां पर गल्फ वॉर में इराक पर कई देशों ने मिलकर के हमला किया था। उस वक्त इराक के कई सारे लोग, नागरिक वहां से विस्थापित हुए थे, माइग्रेट हुए थे। और विस्थापित होने के बाद में जाहिर सी बात है, कहां भागे होंगे? यूरोप ही भागे होंगे, क्योंकि शुरू से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि कोई परेशान है तो हमारे पास आ जाए, हम बैठे हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही इराक कुवैत की लड़ाई हुई थी, तब भी भागे थे यहाँ पर। वही वाली बात है, गल्फ वॉर में एक्सटेंड हुई थी वो। और ऐसे ही समय के साथ यहां पर ये जो आपको देश दिख रहे हैं, ये वाले देश देखिए, ये आपको मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट, ये जितने भी नॉर्थ अफ्रीका के ये वाले देश हैं, यहां पर भी लगभग 10-12 साल पहले 2011 के आसपास एक अरब स्प्रिंग नाम की घटना हुई थी। अरब स्प्रिंग उस घटना को कहते हैं जिसमें लोगों ने अपने तानाशाह को कुर्सी से हटाकर डेमोक्रेसी को स्थापित किया था। इसी बीच एक गद्दाफी था, गद्दाफी काफी प्रसिद्ध था और लीबिया का शासक हुआ करता था। जनता ने पकड़ के मार डाला था उसे बीच सड़क पे ला करके। तो हो क्या रहा था, इन शासकों को हटा करके जनता एक तरीके से डेमोक्रेसी लेकर के आ रही थी और काफी ज्यादा मारकाट मच रही थी यहाँ पर। और इस मारकाट में माना जा रहा था कि बराक ओबामा का भी हाथ है, और बराक ओबामा ने इन लोगों को मारने पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस चीज में बहुत रोल था उसका। बराक ओबामा ने जितना बम गिराया है इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे मिडिल ईस्ट में, उतना किसी ने नहीं गिराया होगा। बहरहाल वो एक अलग बात है। लेकिन जब लोग यहां से परेशान हो रहे थे, लगातार मारकाट मच रही थी, लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी, पता नहीं था कब कौन आके मार के चला जाए, तो लोगों ने यहां से विस्थापित होना पसंद किया, यहां से भागना पसंद किया और ये सब भागे यूरोप में। अब वही बात, यूरोप में क्यों भागे? क्योंकि सबका मसीहा बन रहा है, तुम आ जाओ हमारी तरफ। ठीक है साहब, इधर से भी भागे हुए हैं। ये तो दो बड़ी घटनाएं हैं कि जहां से वहां लोग पहुंचे हुए हैं। तीसरी घटना अब स्टार्ट हुई, रशिया और यूक्रेन का वॉर। रशिया यूक्रेन के वॉर में जो यूक्रेन के लोग हैं वो भी यहाँ आने लग गए। अब जब इतने ज्यादा माइग्रेंट्स को आप अपने यहाँ भर लोगे तो माइग्रेंट्स आपसे डिमांड भी तो करेंगे। अच्छा, ये जो विस्थापित लोग हैं, विशेष तौर पे
जो ये इस्लामिक कंट्रीज के हैं ये वाले, इन लोगों का सीन क्या रहता है, चाहे ये हो गए या ये हो गए, ये पहले तो ये कहते हैं कि हमें बस अपने घर में कैसे भी पनाह दे दो। उसके बाद ये राइट्स की डिमांड करते हैं कि भाई हमें इसका भी अधिकार दो, हमें इसका भी अधिकार दो, हमें रहने का अधिकार दो, हमें खाने का अधिकार दो, हमें नौकरी का अधिकार दो, हमें एजुकेशन का अधिकार दो। ठीक है साहब। उसके बाद कहते हैं हमें वोटिंग का अधिकार दो। फिर कहते हैं कि हमारे ही चीज़ों को आप अपने यहाँ पर सरकार में इंप्लीमेंट करो। मतलब धीरे धीरे आप इनको उंगली पकड़ाओगे, पूरा पूरा हाथ पकड़ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल रोहिंग्यास, रोहिंग्यास भारत में आए। भारत में जो ये वाला हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा, यहाँ पर एक तरीके से म्यांमार के कुछ माइग्रेंट्स आ गए जिन्हें रोहिंग्यास कहा जाता है। जब आए थे तो हाथ जोड़ रहे थे कि हमें कैसे भी बचा लो, हमें बड़ा परेशान किया जा रहा है, हमें थोड़ी भी पनाह दे दो, हमें रख लो कुछ दिन के लिए, प्लीज 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 करके हमने चलो टेंट में तुम रह लो। धीरे धीरे जमीनों पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे वहां के लोगों को साफ करना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे अपना पूरा एक सेक्टर बना लिया और बाकी लोगों को मजबूर किया कि आप भी हमारे जैसे बनिए, अपने रिलीजन को फैलाने लगे। ये सब काम इन्होंने रोहिंग्यास ने किया था। अब वही काम इन लोगों ने यूरोप में करना स्टार्ट कर दिया। यूरोप में आप समय समय पे सुनते होंगे, फ्रांस में दंगे हो गए, फ्रांस में ये हो गया, फ्रांस में वो हो गया। 2-4 जगहों पे सुनने को आता होगा कि वहां पर डिमांड कर रहे हैं कि इस पूरे सिटी का जो रिलीजन है वो इसी को बना दिया जाए। अलग अलग जो डिमांड्स उन्होंने करना स्टार्ट करी। अब उस डिमांड का करोगे क्या? आप तो चल तो सकते नहीं हो, क्योंकि आप दावा कर चुके हो कि हम मसीहा हैं, हम सबको रखने के लिए तैयार हैं। दुनिया आपसे कहेगी कि आपने रखा था, कर कुछ सकते नहीं। इन लोगों को रोटी कपड़ा मकान आपको देना पड़ेगा क्योंकि डिमांड कर रहे हैं और आपने कहा है कि हम देंगे। उसमें आपका खर्चा होगा, और जब उसमें खर्चा होगा तो भाई एक टाइम तक तो खर्चा दे दोगे, जिंदगी भर थोड़ी दोगे। तो इनका जो ज्यादातर खर्चा है वो इन लोगों को पालने में जा रहा है, ये इन लोगों को रखने में जा रहा है। और जो खर्चा है, चलो पैसा था इन पे, काम चल जाता था, लेकिन कुछ पैसा इनका और कट हो गया। कैसे कट हो गया? वो ऐसे, ये रशिया से एक पाइपलाइन आती थी तेल की और गैस की, जिसके जरिए यूरोप की बिजली चलती थी और यूरोप की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और फैक्ट्री चलती थी। जैसे ही रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ, अमेरिका ने, इनके दादा ने इनसे कहा कि भाई देखो, रशिया पर हम सैंक्शंस लगा रहे हैं और रशिया से किसी तरीके का कोई व्यापार नहीं रखेंगे, तो जो ये ऑयल और गैस की पाइपलाइन आ रही है तुम भी देख लो भाई, इसका कुछ करना हो तो। इन्होंने कहा आने दो यार, क्या फर्क पड़ता है। एस जयशंकर साहब ने कहा कोई बात नहीं बेटा, देखेंगे तुम्हें भी। हमने कहा कि भाई रशिया एक काम करो, तुम्हारा ये तेल लें ना लें पता नहीं, कल को क्या करें, तेल बेचना चाह रहे हो हमें बेच दो, हम खरीद लेंगे। हमने रशिया से तेल खरीदना स्टार्ट कर दिया। इनको मिर्ची लग गई कि तुम रशिया से तेल ले रहे हो, इंडिया रशिया से तेल ले रहा है, इसका मतलब ये है कि इंडिया युद्ध में फंडिंग कर रहा है। एस जयशंकर साहब बैठ के यूरोप में बोल के आए कि देखो लाला, ऐसा है कि जितना तेल हम पूरे साल में मंगा पाएंगे ना, उतना तो तुम एक हफ्ते में मंगा के यूज भी कर लोगे, तो पहले अपने गिरेबा में झांको। तब इनका मुंह इतना सा रह गया, इतना सा मुंह रह गया, तो इन्हें मजबूरी में जो ये तेल आ रहा था ना, तेल की लाइन आ रही थी, इसे कट करना पड़ा। मतलब यहां से तेल लेना बंद करना पड़ा, बहुत कम करना पड़ा। लेकिन चालाक ऐसे हैं कि डायरेक्ट नहीं लेंगे, डायरेक्ट नहीं लेंगे। यहां से इंडिया आएगा, इंडिया से रिफाइन होगा, दुबई जाएगा, दुबई से फिर ये लेंगे। ऐसे हैं ये। अब जो चीज डायरेक्टली पकड़ रहे थे नाक को ऐसे, वो अब ऐसे पकड़ेंगे तो पैसा और मेहनत तो लगेगी। इसमें इनका तेल हो गया महंगा, और जब तेल महंगा होगा तो हर चीज महंगी हो जाती है, क्योंकि जितनी भी ट्रक हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, सब कुछ तेल से गैस से ही चलती हैं। और जब यही महंगा हो जाएगा तो वो चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, और जब परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा तो हर चीज़ के दाम बढ़ जाएंगे, चाहे वो फ्रूट्स हों, चाहे सब्जियां हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, कुछ भी हो। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है तो ट्रांसपोर्टेशन से ही है, हर चीज़ महंगी होने लग जाएगी। वहां से यूरोप में महंगाई आने लगी। अब इस महंगाई से निपटे कैसे साहब? रशिया तो युद्ध खत्म करने को तैयार नहीं है। अब ये भी हाथ जोड़ चुके हैं कि भाई रशिया के युद्ध में यूक्रेन का हम ज्यादा साथ नहीं दे पाएंगे, हम पे इतनी ताकत नहीं है। यूक्रेन को फंडिंग भी कर रहे थे, ये भी एक बात है। इन सब वजहों से ये फंस गए। अब कौन? यूरोप वाले। यूरोप वालों के साथ खेला हो गया और बहुत तगड़ा खेला हुआ। यूरोप का पैसा जा आ रहा है। अब ये देखिए, यूरोप का जो पैसा है, यूरो है या जो भी करेंसी उनकी है, एक तो जा रही है अपने माइग्रेंट्स को फंड करने में, जितने भी वहां पर प्रवासी आ गए हैं। दूसरा जा रही है तेल खरीदने में, जो महंगा हो गया है अब, ठीक है, घूम करके जो आ रहा है। एक्स्ट्रा पैसे बता रहा हूं जो इनके जा रहे हैं। तीसरा जा रहा है यूक्रेन के वॉर में। ठीक है साहब, ये 3 जगह इनका एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो रहा है।
अब ये पैसा 1-2-3 महीने की बात होती तो समझ में भी आता। 2 साल तो यूक्रेन के वॉर को ही हो गए, इसकी वजह से यहां भी पैसा देना पड़ रहा है, यहां भी देना पड़ रहा है। ये इतने लंबे समय से रह रहे हैं तो ये कहते हैं भाई हम तो देखो कटौती करेंगे नहीं, तो अगर तुम हमको ज्यादा छेड़ोगे तो दंगा कर देंगे, जैसे फ्रांस में करके दिखाएं और भी जगह करके दिखाएं। आप क्या करें, जब फंस गया मामला, जब रिश्तेदार को हम पैसे दे दे के दुखी हो गए, अब पैसे हमें भी चाहिए, तो हम कटौती किसकी करते हैं? अपने घर में ही करते हैं पहले तो। ठीक है साहब, तो कटौती इन्होंने किसकी करी? अपने ही लोगों की, अपने ही सिटीजन्स की, और जिनमें कौन लोग थे? फार्मर्स। इसलिए यूरोप जो है ये सब झेल रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट वगैरह। दिक्कत ये है, ये तो एक पहलू है। अब दूसरा पहलू देखो, ये तो पैसे वाली बात हो गई। यूरोप में एक सिटीजन वाली बात भी आ रही है। जो वहाँ के निवासी हैं, जो उसके खुद के सिटीजन हैं, वो अब कम होते जा रहे हैं गिनती में, और जो माइग्रेंट्स वाले हैं वो बढ़ते गए हैं। यानी कि उनकी उनकी संख्या बढ़ गई है, खुद के सिटीजन कम हो गए हैं। क्यों कम हो गए? क्योंकि ये लोग बच्चा पैदा करने में नहीं मानते। ये कहते हैं बच्चा पैदा क्या करना, खामा इतनी जिम्मेदारी कौन लेगा, एक शादी करो, 2 महीने बाद दूसरी करो, फिर 2 महीने बाद तीसरी करो, अपनी जिंदगी ऐसे ही काट दो। ये लोग लंबे समय से बच्चा ही पैदा नहीं कर रहे हैं, सच बता रहा हूं, शादी भी नहीं कर रहे हैं तो आजकल। और जो माइग्रेंट्स गए हैं वो कहते हैं कि जितने बच्चे हो सके उतने बच्चे पैदा करो। अब इन्हें पहुंचे हुए किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, पिछले 30-40 साल से जा ही रहे हैं। तो इनकी संख्या हो गई है अच्छी खासी। और चूंकि इसने कहा था कि हम आपको राइट्स भी देंगे, हम लोगों को अधिकार भी देंगे, तो अधिकार के तौर पर इनको वोटिंग राइट्स भी दे दिए गए हैं। अब वोटिंग राइट इनके पास भी है और वोटिंग राइट इनके पास भी है, लेकिन संख्या इनकी ज्यादा है, या इतनी तो है कि प्रभाव डाल सकते हैं। और ऐसा प्रभाव डाल रहे हैं कि फ्रांस जैसे देश भी हिल गए हैं। वही है यूरोप की असली समस्या, कि इन्होंने न सिर्फ वहां की इकोनॉमी को हिला दिया, बल्कि वहां के सिस्टम को भी हिला दिया पूरे को। कई जगह तो डिमांड करते हैं कि भाई देखिए हमारे रिलीजन को ही आप ऑफिशियल रिलीजन बनाइए। कई ऐसे केसेस हैं, यूके में कर रखा है, बर्मिंघम में कर रखा है, बहुत सारे ऐसे देश हैं और शहर हैं जहां में इन्होंने किया हुआ है, प्रोटेस्ट किया हुआ है बाकायदा। और सरकारें कुछ नहीं कर पा रही, सरकारों को इन्हें खुश करके चलना पड़ रहा है। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे कनाडा का जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी वालों को खुश करके रख रहा है। क्यों खुश करके रख रहा है? क्योंकि जस्टिन ट्रूडो को जिस पार्टी का समर्थन प्राप्त है वो पार्टी खालिस्तानी की पार्टी है, उसकी मजबूरी है उनको खुश करके रखना। तो जो चीज कनाडा कर रहा है खालिस्तान के केस में, वही चीज ये कर रहे हैं अपने यहां के रहने वाले लोगों के केस में। यूरोप इसलिए फंस रहा है। और आपने गौर किया हो तो अभी जब अयोध्या में राम मंदिर की शुरुआत हुई थी, तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक बात कही थी, मोदी ने, कि अब कालचक्र बदल रहा है, वहीं आ रहा है कालचक्र जहां पहले था। मतलब आज के 200, 300, 500, 600 साल पहले भारत जो था, अब भारत वो बनेगा, और यूरोप जो था यूरोप वो बनेगा। इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये था। जो लोग जियो पॉलिटिक्स को देखते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं और खुले दिमाग से पढ़ते हैं, उन्हें पता चल जाएगा कहने का मतलब क्या था। कहने का मतलब ये था कि इन्होंने जो उद्यम मचाया है ना यूरोप वालों ने पिछले 200 साल में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जरिए दूसरे देशों पे कब्जा करके, दूसरे देशों को लूट करके, ये सब कुछ करके जो ये पैसे वाले बने थे, अब इनका पैसा धीरे धीरे हो रहा है कम, इनका प्रभाव हो रहा है धीरे धीरे कम। एक टाइम था जब इंडिया को भी धमका लेते थे, इंडिया इनके इशारों पर नाचता भी था, या इनकी बात मान लेता था। अब इंडिया इनकी आंख में आंख मिला के बोल के आता है, हमारे जयशंकर साहब, कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, और हम में इतनी ताकत है कि हम तुमसे ही बात कहलवा सके। आने वाले समय में भारत इतना शक्तिशाली देश बन के निकलेगा कि ये सब पीछे हट जाएंगे। ये वैसे ही हो जाएगा इनका हाल जैसे 800 साल पहले था। भारत एक बहुत बड़ी शक्ति बन के निकलेगा, और इनका हाल बेहाल हो रहा है, वो ये सब सबूत है इन बात का। यूएसए भी अब धीरे धीरे डिक्लाइन पे जाएगा। तो कालचक्र ऐसे बदल रहा है, और ये यूरोप की शुरुआत है, यूरोप की गिरने की शुरुआत है। आप देखना यूरोप कैसे धीरे धीरे गिरेगा। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। कोई और अपडेट होगी तो मैं आपको अपडेट करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।